उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पीएम मोदी का कल देहरादून का दौरा है। वहीं सीएम धामी ने गढ़ी कैंट के मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम धामी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों को परखा भी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एजेंसियों के बेहतर समन्वय और आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसे जनता को समर्पित करेंगे। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि इस कॉरिडोर से सभी लोगों को बहुत फायदा होगा और दिल्ली से देहरादून का सफर केवल 2.5 से 3 घंटे के बीच पूरा हो जाएगा। हमारे राज्य के लिए भी और पूरे देश के लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। कल देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, इसका लोकार्पण हो रहा है और ये जनता को समर्पित हो रहा है। और सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए एक उत्सव है, क्योंकि देहरादून और दिल्ली इसके बीच की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने जा रही है और इसके होने से बहुत बड़ा फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे उद्योग समूह के लोगों को, किसानों को और नागरिकों को होने वाला है। वहीं जो हमारे राज्य के अंदर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को भी, अन्य कार्यों के लिए जो लोग आते हैं हरिद्वार, देहरादून, आसपास के क्षेत्रों में ऋषिकेश, मसूरी, उन सभी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। मंत्री ने कहा है कि ये कॉरिडोर न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि वन्यजीवों के सुरक्षित आने जाने को भी सुनिश्चित कर रहा है। मंत्री ने जानकारी दी कि इस कॉरिडोर के निर्माण से करीब 18% ईंधन की बचत होगी। साथ ही अगले 20 सालों में लगभग 2.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है और इस कॉरिडोर के अंडरपास से 18 प्रजातियों के वन्यजीवों की आवाजाही रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये परियोजना एक ऐसा अनमोल उदाहरण है कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास पर किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। 20 वर्षों में 2.44 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को रोकने का काम करेगी और 19% फ्यूल की कमी की बचत भी रहेगी। तो दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर वन मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और कॉरिडोर से 18% फ्यूल की बचत होगी, उनकी तरफ से कहा गया है। पर्यावरण को बचाते हुए ये विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की विधानसभाओं की घोषणाओं की समीक्षा की है और इस दौरान सीएम धामी ने अफसरों से काम की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। सीएम धामी ने समय पर सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही काम में तेजी लाने के भी सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। शनिवार को देहरादून के डीएवी कॉलेज में गाली गलौज करने के मामले में हरियाणा के सिंगर मासूम शर्मा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजधानी के डालनवाला थाने में रविवार देर रात स्टूडेंट लीडर प्रांजल नीनी की शिकायत पर पुलिस ने मासूम शर्मा के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया। दरअसल मासूम के सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था जबरदस्त तरीके से।
इसके बाद पुलिस समेत आयोजक विपक्ष के निशाने पर आ गए। हालांकि दबाव बढ़ता देखकर हरियाणवी सिंगर ने रविवार को वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी, लेकिन तब तक मामला बहुत तूल पकड़ चुका था। पुलिस सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद गायक को पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना होगा। जिन धाराओं में गायक पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो सभी जमानती धाराएं हैं। कल डीएवी छात्र संघ का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था। इस वार्षिक समारोह में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका कि वीडियो वायरल हुआ। थाना डालानाला पुलिस के द्वारा वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए इसमें सुमोटो जांच प्रारंभ की गई। आज जांच उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई थाना डालानाला पुलिस द्वारा की गई है, जिसके तहत मासूम शर्मा के विरुद्ध एफआईआर नंबर 63/2026 अंतर्गत धारा 296, 351, 352 और 79 BNS के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही मासूम शर्मा के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देहरादून के डीएवी के एनुअल फंक्शन में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के अपशब्दों पर उठा विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब इसी मंच से एक और बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया। इस बार विवाद के केंद्र में है खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, जिन्होंने मंच से कहा, हम जहां खड़े हों सरकार से बड़े हैं। ये देहरादून है और यहाँ बड़े बड़े बदमाश आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। कहावत है हमारे बारे में कि जहां खड़े सरकार से बड़े। तो जिसे गोली मारनी है, जहां मारनी है बता देना, भाई इसके साथ है, मैं भी देखूं किसका कितना जाना। डीएवी कॉलेज के इसी मंच से हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने विवादित बोल बोले तो इसी मंच पर उनके साथ मौजूद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी बड़बोले बोल बोलने में पीछे नहीं रहे। विधायक के इस बयान के सामने आते ही सियासत में हलचल तेज हो गई है। हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे साफ तौर पर अहंकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस तरह की भाषा उचित नहीं है। किसी के लिए भी इस तरह की अहंकारपूर्ण बात करना ये उसी के लिए नुकसानदायक होता है, विशेषकर जब उत्तराखंड की शांतवादियां हैं। यहाँ पर लोग शांतिप्रिय लोगों को पसंद करते हैं, देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। वहां पर इस तरह की भाषा का प्रयोग ये उचित नहीं है। वहीं धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार से खुद को बड़ा बताने का विधायक का ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं इस संबंध में विधायक उमेश कुमार से भी न्यूज 18 ने संपर्क किया, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए। दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से देना। मैं समझता हूं कि किसी के गले भी नहीं उतरेगा। सरकार तो मुख्यमंत्री हुए, तब ये बात सरकार से पूछनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसमें थोड़ा इसको आगे गंभीरता से लें कि इस तरह के सार्वजनिक मंचों से पूरी सरकार को धत्ता बता देना और एक व्यक्ति सरकार से ऊपर हो जाना, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। देवभूमि की सादगी और मर्यादा के बीच इस तरह की बयानबाजी ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। सवाल यही है कि क्या सार्वजनिक मंचों से जनप्रतिनिधियों की ऐसी भाषा पर लगाम लगेगी या ऐसे बयान यूं ही सियासत को गरमाते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रभारी कुमारी शैलजा का एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला चर्चे में इनका आ गया है। ऊपर से नेता पार्टी लाइन की बात कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इस फैसले ने कई समीकरण बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि कई सीनियर नेता खुद के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी टिकट की जमीन तलाश रहे हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 4 दिन के उत्तराखंड दौरे के दौरान साफ संदेश दिया कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जिससे पार्टी में हलचल बढ़ गई है। शैलजा का यह बयान कहीं न कहीं सीनियर नेताओं की रणनीति पर असर डाल रहा है, क्योंकि कई ऐसे नेता जो अपने राजनीतिक वारिस को आगे लाने की तैयारी में थे अब असमंजस में हैं।
लेकिन जहां इस फरमान से अन्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, वहीं राजनीतिक विरासत वाले नेताओं पर फर्क अवश्य देखने को मिलेगा। हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो ये पॉलिसी मैटर बन गया है। जो उन्होंने कहा पॉलिसी है ये, इस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। और आप कह रहे हैं कि असंतोष होगा, तो हम उस जगह पर हैं कि जिस जगह से हमारा काम है कि असंतोष ना हो, कम से कम और आपस में बैठकर बातचीत हो और कोई असंतोष ना हो। हालांकि इस फरमान से कैमरे पर तस्वीर कुछ और है और नेताओं के मन में कुछ और। फिलहाल खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो सर्वमान्य होगा और सभी उसी लाइन पर काम करेंगे। अब ये पार्टी हाईकमान का अगर निर्णय होगा तो हम सब लोग उसका पालन करेंगे। देखिए, पार्टी हित में अगर कोई निर्णय लेती है तो ये निश्चित रूप से पार्टी का ये अनुशासन है और हम सब उस अनुशासन के दायरे में रहेंगे। फिलहाल शैलजा का ये फरमान एक तरफ कार्यकर्ताओं को मौका देने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर नेताओं के अरमानों पर भी ब्रेक लग रहा है। आने वाले समय में ये फैसला जहां नए चेहरों को जगह देगा, वहीं उन नेताओं की नाराजगी भी आगे देखने को मिल सकती है जो अपने साथ अपने वारिस के लिए जमीन तलाश रहे थे। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून के बल्लूपुर चौक पर आयोजित स्वेच्छा से स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। सीएम धामी ने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। कार्यक्रम के जरिए स्वच्छता अभियान को और मजबूत करने का संदेश दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के लिए जन भागीदारी जरूरी है और हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी। केदारनाथ धाम में चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं पर इन सब के बीच केदारनाथ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें बर्फ से ढके रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सामान ले जाया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी बर्फबारी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली से सामान ढोया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों में अलग अलग जिज्ञासा वाले सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग इसे प्रशासन की तैयारियों और विपरीत परिस्थितियों में काम करने की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पर कई लोग इसे मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। तो 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम और एसपी ने पैदल मार्ग का जायजा लिया है। दोनों अधिकारी पैदल केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, तैयारियों को परखा है। डीएम ने यात्रा शुरू होने से पहले धाम में सभी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में अभी भी भारी बर्फबारी हुई है और कई स्थानों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ में देखिए आप सारी सड़कें पूरी तरीके से बर्फ से पट चुकी हैं, जिसे हटाने का कार्य चल रहा है। यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। साथ ही आईटीबीपी के जवानों की तैनाती के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही हाईटेक तकनीक का उपयोग करते हुए सुरक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। क्यू मैनेजमेंट, लोगों को दर्शन में कैसे सुविधा रहे, टोकन काउंटर, शू रैक, इन सभी के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, साफ सफाई, इन सभी विषयों पर यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। संबंधितों को निर्देशित भी किया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि कपाट खुलने से पूर्व हमारी संपूर्ण तैयारियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पर अभी बर्फ़ काफ़ी मात्रा में है, कई जगह पर 4 से 5 फीट बर्फ़ है। जो भी हमारी सुरक्षा की तैयारी रहती है, क्यू मैनेजमेंट रहता है और इसी के साथ साथ जो क्राउड कंट्रोल की तैयारी रहती है, वो भी सब पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे यहाँ पर अभी आईटीबीपी के जवान और हमारे पुलिस के जवान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ अतिरिक्त बल भी यहाँ पर लगाया जाएगा। देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर में पारंपरिक बिस्सू पर्व का आगाज हो गया है। ये न केवल बसंत के आगमन का प्रतीक है, बल्कि नई फसल की खुशहाली का जश्न भी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ढोल दमाओं की थाप और अड़सिंघे की गूंज के बीच जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर में बिस्सू पर्व का आगाज हो चुका है। बिस्सू पर्व की शुरुआत फुलियाता से होती है। ये नई फसल के तैयार होने और बसंत के स्वागत का जश्न है।
इस दिन ग्रामीण जंगलों से बुरांश के लाल फूल चुनकर लाते हैं और अपने अराते देव और अपने घरों को इन फूलों से सजाते हैं। आस्था और प्रकृति का ये संगम देखते ही बनता है। इसमें हमारा मेन नृत्य जो विश्व में मनाया जाता है वो ठोडा नृत्य होता है। इसमें जो ठोडा खेलने वाले लोग होते हैं हर एक क्षेत्र से अलग अलग होते हैं, उन्हें हमारा खूंद कहा जाता है। वो ठोडा खेलते हैं और इसका मेन उद्देश्य है कि जो खूंद होते हैं, जो जीतते हैं, उनके एक अलग ही हर्ष और उल्लास उनके अंदर आता है कि हम यहाँ जीत गए। रिश्तों की मिठास इस त्योहार का मुख्य हिस्सा है। घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं। खास बात यह है कि गांव की जो बेटियां ससुराल जा चुकी हैं उनके लिए मायके से विशेष पकवान भेजे जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाटा कहा जाता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो अपनों के बीच प्रेम को और गहरा करती है। इस पर्व में हम विवाहित लड़कियों को बाटा दिया जाता है, जिसमें घर के बनाए हुए पकवान होते हैं। और मैं ये अपील करना चाहूँगी हमारे युवाओं से कि अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपने कल्चर से जुड़े रहें, अपने कल्चर के फेस्टिवल्स के लिए अपने गांव आए और उन्हें धूमधाम से मनाएं। 3 से 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में जगह जगह मेलों का आयोजन होता है, जिसमें लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पारंपरिक नृत्य रहता है। ये प्राचीन युद्ध कला पर आधारित तीरंदाजी का खेल है। ढोल की विशेष थाप पर जब युवा तीर कमान लेकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं तो देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। ये नृत्य जौनसारी और हिमाचली संस्कृति की शौर्य गाथा को जीवंत करता है। नृत्य पुराने महाभारत के काल से शुरू हुआ है और ये युद्ध से पहले का अभ्यास हुआ करता था। और आज भी हम इसे देखते हैं तो हम विशु के रूप में इसको देखते हैं। जहाँ पर भी विशु होते हैं हम ठोडा नृत्यों को देखते हैं और ये खूबसूरत आज वर्तमान की पीढ़ी भी इसको फॉलो कर रही है और ये बहुत खूबसूरत बात है। बस ये एक युद्ध से पहले का अभ्यास कार्य था। बुरांस की महक, ठोडा की वीरता और बाटा की मिठास, ये सब मिलकर देवभूमि की संस्कृति को खास बनाते हैं। आधुनिकता के दौर में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना इस क्षेत्र की असली पहचान है। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया है, जिससे मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हल्द्वानी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही 24,000 मानदेय बढ़ाने की मांग। अल्मोड़ा में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने गांधी पार्क में दिया धरना, मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। नैनीताल में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उत्तरकाशी में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स का कार्य बहिष्कार, सही मानदेय नहीं मिलने पर बात कही। उत्तरकाशी के बड़कोट में एलपीजी की किल्लत ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। एजेंसी पर सिलेंडर की गाड़ी पहुंचने पर अफरा तफरी का माहौल। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत सभी ब्लॉकों के अध्यक्षों का स्वागत किया गया है। बाजार में स्वागत रैली निकाली गई। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तैयारी तेज हुई। जोशीमठ से मारवाड़ी तक सड़क की बदहाली से परेशान लोगों ने प्रशासन से सड़क ठीक करने की मांग की। बैसाखी के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और काशीपुर के चैती मेले में कम भीड़ पहुंचने पर व्यापारी में मायूसी, उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंच रहे लोग। जिम कॉर्बेट ने न सिर्फ पहाड़ की जनता को आदमखोरों से बचाया, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण का संदेश भी दिया है। आज कॉर्बेट के गांवों में पर्यटन का विकास तो तेजी से हुआ, लेकिन कॉर्बेट की विरासत आज कोतवाली में कैद हो गई है। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आदमखोर का अंत करने वाली जिम कॉर्बेट की ऐतिहासिक बंदूक
आज काला ढूंगी की कोतवाली में कैद होकर रह गई है। ये वही विरासत है जिसे जिम कॉर्बेट ने जंगली जानवरों से गांव की रक्षा के लिए ग्रामीणों को सौंपा था। चुनाव के दौरान इसे कोतवाली में जमा तो किया गया, लेकिन आज तक ये बंदूक रिलीज नहीं हो सकी। दरअसल ये मदर लोडर गन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि गांव के लोगों की आजीविका का जरिया भी है। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन अब कोतवाली में बंद होने से गांव की कमाई भी ठप हो गई है। अभी उसकी प्रक्रिया के लिए अब इतनी प्रक्रिया है कि मतलब नए लाइसेंस के तौर पे ही वो पूरी प्रक्रिया चालू होती है उसकी भी। तो इतना हमारे पास उतना वो अनुभव है नहीं कि हमने कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर उतना पैसा भी नहीं है कि इसमें हम लगा सकें या भाग दौड़ के लिए। हमने तो रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना है वाला हमारा हिसाब हुआ। देखिए बंदूक, क्योंकि शिकार उस समय जो है शिकार की घटनाएं बहुत होती थी, शिकार सभी लोग करते थे, तो लोगों के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हम लोग उस ज़माने की बंदूक देख रहे हैं। ये भरुआ बंदूक है जो अब बनती भी नहीं है, तो उसका एक क्रेज रहता है, लोग उसके यहाँ फ़ोटो खिंचाना, उसको देखना, तो एक टूरिज्म के रूप में लोगों को इससे रोज़गार भी मिल रहा है। साल 2015 में जिम कॉर्बेट ने 221 एकड़ में इस गांव को बसाया था। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उन्होंने अपने दोस्त शेर सिंह को ये बंदूक दी। बाद में ये विरासत त्रिलोक सिंह और फिर मोहित नेगी के नाम हुई। इस बंदूक से कुमाऊं समेत कई इलाकों में आदमखोरों का खात्मा किया गया, लेकिन लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब ये ऐतिहासिक विरासत कोतवाली काला ढूंगी में जमा है। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन इसे म्यूजियम को सौंपने की बात जरूर कर रहा है। संग्रहालय में उस काल की वस्तुएं हैं, उसमें एक गन भी बताई जाती है, तो औपचारिकताएं पूरी करके उसको संग्रहालय में डिस्प्ले करने के लिए, शोकेस में रखने के लिए हम सक्षम अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे। बहरहाल कॉर्बेट के गांव में बंदूक आज भी पर्यटन का बड़ा जरिया हो सकती है। होम स्टे, जंगल सफारी और इतिहास से जुड़ाव की उम्मीद लेकर आने वाले पर्यटक कोतवाली में कैद इस विरासत को ना देख पाने से निराश लौट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।